गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 14 मार्च और इस वीडियो के अंदर 14 मार्च की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या खास रहने वाला है इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए। इसके अंदर एक तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में क्या है कि जो शेखावटी लोक नृत्य, गिद्धड़ नृत्य हो गया, चंग नृत्य, शेखावटी जो भी लोक नृत्य वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और साल 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 2,05,000 मामले वगैरह थे, वो राजीनामा के माध्यम से साल 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर निपटारा किया गया था, निस्तारण किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है, ठीक है, राष्ट्रीय अदालत के माध्यम से कि एक दिन के अंदर इतना। इस बार की जो 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसकी थीम थी दोस्तों, न कोई जीता न कोई हारा। ये इस बार 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की थीम थी। याद रखोगे, जयपुर के अंदर पहली राष्ट्रीय लोक अदालत थी, उसका राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर पीठ के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में देख लेते हैं। पहली जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी, आपको बैकग्राउंड के साथ में बताता हूँ। पहली जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी दोस्तों, वो 1982 के अंदर गुजरात में आयोजित की गई थी। 1982 के अंदर गुजरात के अंदर ये पहला प्रयोग किया गया था। और पॉपुलर होने के बाद में संसद के द्वारा 1987 के अंदर एक एक्ट लेके आई थी, जिसका नाम है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में एक्ट लेके आई थी। और इसी के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्या? वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों। इसी के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत है, राज्य लोक अदालत है, उसका गठन किया जाता है। और उनको एक तरह से ये दोनों मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, दोनों मामले की सुनवाई कर सकती है। हालांकि जो फौजदारी मामले वगैरह हैं, इनकी एक तरह की लिमिट रहती है। जैसे दीवानी मामले हैं वो 1 लाख से ज़्यादा, ये एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लिमिट वगैरह दी हुई है, ठीक है। फौजदारी मामले के अंदर जो नॉन कंपाउंडेबल क्या कि जो अपराध वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उनको उसकी ही सुनवाई क्या कि इन अदालतों के अंदर, लोक अदालतों के अंदर हो सकती है। तो जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था 1987 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 3 से 4 के अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। एक तो त्रिस्तरीय के अथॉरिटी का निर्माण किया गया था, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यही ही राष्ट्रीय स्तर पे लोक अदालतों का आयोजन करती है। राष्ट्रीय जो लोक अदालत है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। और इसी एक्ट के अंदर 1987 एक्ट के अंदर जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ये त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया था, जिसमें जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और राज्य स्तर पे जैसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये तीनों की तीनों अपने त्रिस्तर पे अपने हिसाब से लोक अदालतों का आयोजन करती है। और इसी एक्ट के अंदर दोस्तों एक तरह का प्रावधान किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत एक समिति का प्रदान, कानूनी सेवा प्राधिकरण समिति का गठन किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है वो उसमें आमतौर पर क्या रहते हैं? 3 सदस्य रहते हैं। एक तो क्या कि न्यायिक अधिकारी रहता है, सामान्यतः एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में न्यायिक अधिकारी रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहता है और एक वकील शामिल रहता है, अधिवक्ता होता है वो शामिल रहता है। ये 3 सदस्य संस्था के रूप में रहती है, जिसका आयोजन समय समय पे किया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो निर्माण था वो कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ है? संसद के द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। लेकिन राजस्थान के अंदर अस्तित्व में कब आया ये एक्ट है ना? खुद 1995 के अंदर एक्ट अस्तित्व में आया था। याद रखना दोस्तों, 1987 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लागू दोस्तों 1995 के अंदर हुआ था, ठीक है। और इसी एक्ट के अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका गठन 1998 के अंदर हुआ था। 7 जुलाई 1998 के अंतर्गत हुआ था। ये भी याद रखोगे, ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम कब आए थे? 1995 के अंदर।
नियम 1995 के अंतर्गत आए थे और प्राधिकरण की स्थापना 1998 के अंतर्गत। ठीक है। एक चीज़ खास बात आप याद रखना दोस्तों, पैट्रोन इन चीफ और एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन रहता है वो जो हाईकोर्ट रहता है, जैसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका पैट्रोन इन चीफ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहता है वो हाईकोर्ट का जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रहता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यानी MM श्रीवास्तव है जो पैट्रोन इन चीफ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों सामोद मंदिर रोपवे के बारे में बात करते हैं। ये जो रोपवे है दोस्तों सामोद मंदिर हनुमान जी, वीर हनुमान जी का जो सामोद मंदिर है जयपुर के अंदर, इसमें क्या है कि रोपवे था जिसका घोषणा है वो 2019 के अंदर की गई थी। 2019 के अंदर इसका कार्य स्टार्ट किया गया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ और विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था क्योंकि सामोद मंदिर है जो वीर हनुमान जी का, वहाँ पे आसपास क्या वन भूमि है। ठीक है। इसी के चलते इसकी जो परमिशन वगैरह है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से लेने की आवश्यकता है। इसके कारण ये प्रोजेक्ट है अभी क्या कि एक तरह का पेंडिंग में पड़ा है। राजस्थान का पहला रोपवे, ये याद रखना दोस्तों, राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 को सुंदा पर्वत, ये कहाँ पे भाई? जालोर के अंदर है दोस्तों। सुंदा माता का जो मंदिर है, पर्वत है, वहाँ पे चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। जहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 के अंदर प्रारंभ किया गया था, ये याद रखोगे। सामोद वीर हनुमान जी का जो मंदिर रोपवे है वो 2019 के अंदर शुरू किया गया था, जयपुर जिले के अंदर है, 400 मीटर का रहेगा। ये सावित्री माता जो रोपवे है पुष्कर के अंदर है, अजमेर के अंदर पुष्कर। ठीक है। एक मनसा पूर्ण करनी माता उदयपुर के अंदर रोपवे है और सुंदा माता, ये चार राजस्थान के अंदर 4 रोपवे हैं दोस्तों। एक तो सामोद, एक सुंदा माता, एक सावित्री माता पुष्कर और मनसा पूर्ण करनी माता क्या कि उदयपुर के अंदर, ये 4 रोपवे हैं राजस्थान के, आप याद रखोगे। अगला, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी। ये किसके द्वारा किया है? राजसिको के जो अध्यक्ष हैं श्री राजीव अरोड़ा साहब। तो राजसिको के अध्यक्ष कौन है भाई? तो राजीव अरोड़ा। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना, जिनकी हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट हुई थी और इनके द्वारा राजस्थान के विभिन्न स्थानीय उत्पादों के निर्यात की विपुल संभावना वगैरह इनके द्वारा बोला गया था। और ये एक तरह का राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको शॉर्टकट के अंदर राजसिको भी कहते हैं, इनके द्वारा क्या इनलैंड कंटेनर डिपो का निरीक्षण के दौरान ये बोला गया था कि आने वाले समय के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा और निर्यात से जुड़ी हुई योजनाएं वगैरह बनाई जाएगी। मिशन निर्यातक बनो। राजस्थान सरकार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन कौन सा है? मिशन निर्यातक बनो। ठीक है। तो ये याद रखना, ये शुरू किया गया था। राजसिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा साहब, जिसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? राजसिको की राजस्थान स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम। ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को हुई थी। यहीं पे आपको दोस्तों राजस्थान के अंदर उद्योग से जुड़े हुए 4 ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो RFC है यानी राजस्थान क्या की फाइनेंस क्या की कॉर्पोरेशन है, जिसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी, ये याद रखोगे। ठीक है। एक रिको है दोस्तों, रिको जो इंडस्ट्रीज है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। ठीक है। एक रूडा नाम की और एजेंसी है, रूडा, जिसकी स्थापना दोस्तों 1995 के अंदर हुई थी। तो ये 3 और चौथा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राजसिको, राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम है। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम करते हैं। और इसकी स्थापना, राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। बाकियों की स्थापना मैंने आपको बता दी। इसका जो राजसिको का प्रमुख कार्य है दोस्तों, राजस्थान के लघु हस्तशिल्प उद्योग है उसको सहायता प्रदान करना, उसको प्रोत्साहन वगैरह देने का काम करती है। ठीक है। और इसके द्वारा एक राजस्थली नामक क्या कि पूरे भारत के अंदर एक शोरूम वगैरह चलते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के कारीगरों के द्वारा निर्मित क्या कि जो भी उत्पाद वगैरह रहते हैं उसको इस शोरूम के अंदर प्रदर्शित किया जाता है राजस्थली के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 200 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के आर्किटेक्चर के माध्यम से ये जो खाटू श्याम जी हनुमान जो श्याम जी के मंदिर है उसका
निर्माण होगा दोस्तों नागर शैली के अंदर 151 फीट ऊंचा बनेगा। बाबा श्याम का नया मंदिर वगैरह है उसका निर्माण किया जाएगा, ये चीज़ बोली गई है। जिसके अंदर सफ़ेद संगमरमर से क्या कि इसका निर्माण होगा। और इसके अंदर दोस्तों ये नागर शैली है जिसके बारे में बात करते हैं अपन, ये काम की चीज़ है। मंदिर स्थापत्य की इस शैली का हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक, जो मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है वहाँ तक इसका क्या कि विस्तार वगैरह है। नागर जो स्थापत्य है मंदिर का मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप से निर्मित किया जाता है। ठीक है, नागर शैली के अंतर्गत एक तरह से क्या कि चबूतरा वगैरह रहता है और उस पर दोस्तों ऐसे, ठीक है, मंदिर का जो निर्माण रहता है नागर स्थापत्य के अंदर नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप से क्या कि निर्मित होता है। और सामान्यतः उत्तर भारतीय क्या कि जो मंदिर शैली है उसमें एक वर्गाकार का गर्भगृह रहता है, स्तंभों वाला मंडप रहता है, जो मंडप वगैरह रहता है, और गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर का निर्माण किया जाता है। ठीक है जी, ये देख सकते हो आप, ये जो देख रहे हो आप, ये एक रेखीय के शिखर वगैरह रहता है। इसी के अंदर नीचे क्या कि चबूतरा रहता है और चबूतरा के ऊपर छोटा सा क्या कि अंदर गर्भगृह रहता है। गर्भगृह के चारों ओर क्या रहता है, मंडप रहता है। ठीक है, स्तंभों के वाला क्या कि मंडप वगैरह रहता है और मंडप के जस्ट ऊपर क्या कि एक रेखीय क्या कि शिखर रहता है, तो वो भी आयताकार रहता है। ये नागर शैली की विशेषता है जो उत्तर भारत के अंदर मंदिर स्थापत्य शैली है। ठीक है, नागर शैली के अंदर बने मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है, ऊपर का भाग रहता है, उसको आमलक कहा जाता है। और यही उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान रहती है, जो शिखर रहता है उसके ऊपर आमलक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक तो आमलक और एक आयताकार के रूप में निर्मित, ये ही नागर शैली की, उत्तरी भारत के नागर शैली है उसकी महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों संस्कृत फिल्म महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया था। न्यूज ये है दोस्तों पूरी कि राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे 1 महीने का माघ महोत्सव, राजस्थान की संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा माघ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों 1 महीने कंटिन्यू तक। ठीक है, और उसी के अंतर्गत माघ महोत्सव के तहत ही शनिवार को जवाहर कला केंद्र है उसके अंदर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव की भी शुरुआत की गई। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा जवाहर कला केंद्र है वहाँ पे माघ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो 1 महीने चलता है। उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म की महोत्सव है उसका भी 2 दिवसीय की आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र के अंदर। और ये इस तरह का प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर इस तरह के पहली बार हो रहा है कि माघ महोत्सव के साथ में संस्कृत की फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है। और देश भर के अंदर ये इस तरह का दूसरा मामला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जिसको आप याद रखोगे कि माघ महोत्सव है उसके संस्कृत महोत्सव के साथ में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म के महोत्सव का आयोजन प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है और देश भर के अंदर इस तरह का मामला है वो दूसरी बार हो रहा है। और संस्कृत भाषा की फिल्मों वगैरह के उत्सव के अंदर आयोजित किया जा रहा है। रीफ फिल्म क्लब और जवाहर कला केंद्र है उसके द्वारा ये उत्सव है उसका उद्घाटन कला संस्कृति BD की जो कला साहब है जिनके द्वारा की संस्कृति मंत्री है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आप याद रखोगे। और कुछ महत्वपूर्ण की चीज़ें इसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की संस्कृत अकादमी है उसके बारे में बताता हूँ। राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसकी स्थापना 1980 के अंदर संस्कृत दिवस के अवसर पे राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। तो कब? 1980 के अंदर। और राजस्थान संस्कृत अकादमी है वो है कहाँ पे भाई? जयपुर के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, ये याद रखोगे। जो जवाहर कला केंद्र है जिसके बारे में बात की थी उसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, जयपुर के अंदर के एक बिरला ऑडिटोरियम है जहाँ पे जवाहर कला केंद्र है जिसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। और जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका है वो निकाली जाती है। हर 3 महीनों से दोस्तों एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है स्वर मंगला। ये संस्कृत के अंदर रहती है। इसी अकादमी के द्वारा हर 3 महीने के अंदर स्वर मंगला नाम की एक तरह से पत्रिका प्रकाशित होती है। ठीक है, संस्कृत के अंदर मौलिक लेखन को प्रोत्साहित देने की दृष्टि से इस अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ये भी याद रखोगे, राष्ट्रीय साथ अखिल भारतीय के साथ साथ में क्या कि राज्य स्तर पे भी पुरस्कार और सम्मान क्या कि प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा माघ पुरस्कार
जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये माघ महोत्सव के अंदर कवि माघ साहब थे, उन्हीं की याद के अंदर ये माघ महोत्सव के रूप में साथ में माघ पुरस्कार है वो शुरू किया गया था। पद्मश्री के की श्री मंडन के की पुरस्कार और पंडित के की अंबिका दत्त के की व्यास पुरस्कार भी इसी संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लेकिन मेन पुरस्कार कौन सा है? माघ पुरस्कार, राजस्थान संस्कृत अकादमी का। इसकी पत्रिका का नाम क्या है? स्वर मंगला। ठीक है, जयपुर के अंदर मुख्यालय 1980 के अंदर स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा शनिवार को अपने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय वगैरह लिए गए थे, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे जो पहला निर्णय था दोस्तों, वो राजस्थान के भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंदर संशोधन किया गया था। ठीक है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत 1999 के बाद में शहरी क्षेत्रों के अंदर कृषि भूमि पर रह रहे आमजन है उनको बड़ी राहत प्रदान की गई थी। और जो शहरी क्षेत्र वगैरह है, जहाँ पे क्या कि मकान वगैरह जो कृषि भूमि थी, लेकिन उस पर जो आवास वगैरह बन गए, शहरी आवास वगैरह बन गए, तो उसको परमिशन वगैरह दे दी है। यदि कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हो गया, ठीक है, तो सरकार के द्वारा उनको परमिशन दे दी है। ये चीज़ याद रखोगे। दूसरा क्या कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो अध्यापक पद है उसकी सीधी भर्ती चयन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पे, पहले क्या रहता था रीट के अंदर, सीधा क्या है कि डायरेक्ट क्या है कि रीट पर जितने नंबर वगैरह है उसके आधार पर क्या है कि टीचर वगैरह नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अभी क्या किया जाएगा, अभी पहले क्वालिफाई पेपर होगा और उसके बाद में मेन पेपर होगा। ठीक है, जैसे रीट का जो लेवल 2 है उसका क्वालिफाई पेपर क्या कि 23-24 जुलाई को है। उसमें जो सिलेक्ट वगैरह रहते थे उनको आजीवन क्या है कि रीट के क्या है कि ये भी दे दिया, रीट की जो वैधता वगैरह है वो आजीवन रहेगी। ये मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर लिया गया था। और उसके बाद में क्या है कि मेन पेपर होगा, जिसके आधार पे सीधी भर्ती के आधार पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक क्या कि अध्यापक वगैरह है उसका चयन किया जाएगा। ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, इसरदा जो बांध पेयजल परियोजना है उसके अंतर्गत ये जो इसरदा बांध है दोस्तों, ये सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ पे? सवाई माधोपुर, SM से याद रखिए। ठीक है, वहाँ के क्या है कि जो विस्थापित गाँवों के विस्थापित क्या है कि जो लोग वगैरह थे उनको क्या है कि पुनर्वास के लिए 6 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा जारी किए गए थे इसी बैठक के अंदर। और राज्य के द्वारा राज्य के 8 शहरों के अंदर कौन कौन से? गंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली और नाथ द्वारा इनके अंदर पेयजल योजनाओं को जलदाय विभाग को स्थानांतरित किया गया। इनके इन जो 8 शहर वगैरह है राजस्थान के, वहाँ पे जो भी पेयजल परियोजनाएं वगैरह थी उसका जो प्रशासनिक विभाग है उसका जलदाय विभाग है उसको स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2022 है, उसका प्रारूप है, उसको भी क्या है कि मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये गहलोत साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विद्यालय है कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और इसके जो कुलपति हैं वो JNU के जो कुलपति हैं दोस्तों, JNU जोधपुर है, उसके कुलपति को एक्स्ट्रा कार्यभार, ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का। ये श्रीवास्तव है। ठीक है, जैसे JNU के कुलपति कौन है? श्रीवास्तव है दोस्तों, ये याद रखना है ना। ठीक है, सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी के की करौली विधेयक 2021 है, उसके प्रारूप को भी अनुमोदन दिया गया है। और एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेवारत फार्मिस्टों का 4 स्तरीय पदोन्नति का कैडर का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये मंत्रिमंडल के अंदर क्या है कि निर्णय लिया गया था, जिसके अंदर चिकित्सा विभाग के अंतर्गत सेवारत के जो फार्मिस्ट वगैरह रहते हैं उनका 4 स्तरीय पदोन्नति का कैडर गठित किया गया है। नर्स ग्रेड द्वितीय है, इसका नाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया। नर्स ग्रेड प्रथम है, उसका नाम चेंज करके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखोगे। और एक समिति का गठन किया गया था जिसके बारे में अभी ये रही, जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों। गाँव की जनता के अंदर जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयाँ वगैरह है उसका परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली है। इसके बारे में नगर पालिका के अंदर सेवा की प्रशासनिक और तकनीकी सेवा वगैरह है उसमें सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से RPSC के द्वारा क्या कि नगर पालिका के लिए क्या कि जितने भी प्रशासनिक सेवा पद है उसका
छोड़ो इनके बारे में। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है, उसके द्वारा नई दिल्ली के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया था। इसी के अंतर्गत वेद ताराचंद शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या कि नवाजा गया था आयुर्वेद के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट योगदान के देने के लिए। ये सर्वानंद क्या कि सोनेवाल है, जो असम के थे पहले मुख्यमंत्री, और अभी क्या है कि आयुर्वेद मिनिस्टर है, ये केंद्रीय आयुष मंत्री है, ठीक है। इनके द्वारा वेद ताराचंद है, उनको राष्ट्रीय आयुर्वेद के क्षेत्र के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। राजस्थान के नेक्स्ट दोस्तों, शेखावटी की सौखी और मारवाड़ की गूंज से सजी शाम है, चंग की थाप बांसुरी की धुनों से झूम उठे चंगरो धमाल, जिनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आकर्षक है गिद्दड़ नृत्य। तो गिद्दड़ नृत्य के बारे में बात करते हैं। गिद्दड़ नृत्य जो शेखावटी का एक लोकप्रिय नृत्य है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य होली के त्यौहार पे डंडारोपण से लेके होली दहन तक किया जाता है। जो प्रहलाद का दोस्तों जो गिद्दड़ नृत्य है, उसकी शुरुआत प्रहलाद की स्थापना यानी डंडा रोपा जाता है, उससे ये नृत्य शुरू होता है। और जब तक है कि होलिका के दहन होता है, तब तक शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में गिद्दड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य के अंदर सर्वप्रथम क्या रहता है, गोलाकार क्या कि मंडप के बीच में एक नगाड़ा बजाता है, उसके चारों ओर क्या कि घिनड़ खेला जाता है। घिनड़ या गिद्दड़ वगैरह है, डंडों के माध्यम से खेला जाता है। और फिर क्या है कि स्वांग वगैरह भी आते हैं, जो पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के स्वांग भी इसके अंदर रचे जाते हैं, ठीक है। चंग नृत्य के बारे में बात करते हैं। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों के अंदर केवल पुरुषों के द्वारा, तो गिद्दड़ नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा, चंग नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा, ये भी याद रखोगे। और ये विशेष रूप से शेखावटी ढूंढाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। ढप नृत्य दोस्तों, जो बसंत पंचमी पर शेखावटी क्षेत्र के अंदर ढप मंजीरे बजाते हुए इसका बसंत पंचमी के अंदर क्या है कि ढप नृत्य है, वो भी शेखावटी के अंदर है, ये भी आप याद रखोगे। अगली न्यूज है दोस्तों, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की क्या की घोषणा की गई है। ये किसके द्वारा की गई है भाई? ये जो पुरस्कार है राधा निवास क्रिकेट क्लब है, राधा निवास क्रिकेट क्लब है, उसके द्वारा प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स के लिए दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, उसकी घोषणा की गई है। सीनियर वर्ग के अंदर दोस्तों सोनल कलाल, ये राजस्थान की है, जिसको सोनल कलाल है उसको सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार सीनियर वर्ग के अंदर प्रदान किया जाएगा। जबकि जूनियर वर्ग के अंदर है अनाया गर्ग, ठीक है। अनाया गर्ग और सोनल कलाल है, उसको सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया गया है, जो राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑपरेशन आग के बारे में बात करते हैं। ये जो ऑपरेशन आग है दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हथियार वगैरह है, देसी पिस्टल वगैरह, जो कट्टे वगैरह हैं, उनकी जब्ती की जाती है, ठीक है। उनको जब्त वगैरह किया जाता है। जो भी इलीगल क्या कि देसी पिस्टल हो गया, हथियार कट्टे जो भी हैं, उनको क्या कि ऑपरेशन आग के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। कुछ और मिशन वगैरह बताता हूँ दोस्तों। एक ऑपरेशन क्या कि फ्लैश आउट है, ऑपरेशन क्या कि फ्लैश आउट है, वो जेलों के अंदर जेल सुधार से संबंधित है। राजस्थान के अंदर जितनी भी जेल वगैरह है, उनके अंदर सुधार के लिए ऑपरेशन फ्लैश आउट और ऑपरेशन ब्लैकआउट, ये दोनों अभियान जेल सुधार से संबंधित है, ये याद रखोगे। ऑपरेशन आग है वो इससे संबंधित है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, वो क्या है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट वगैरह है, उसको रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट किया गया था। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है, वो किसके द्वारा? डूंगरपुर जिले के द्वारा स्टार्ट है। डूंगरपुर जिले की जो पुलिस वगैरह है, उसके द्वारा मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है, वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, श्री अंजना ने कहा है बजट के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति वगैरह है, उसके अंतर्गत निर्धारित अंशदान वगैरह है, उसको घटा के 5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिए गए। और न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 500 से कम करके 300 की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। ये हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर क्या कि इनसे प्रश्न पूछा गया था, तब बोला गया था। तो ग्राम सेवा सहकारी की समिति है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसके अंतर्गत क्या कि जो निर्धारित कंट्रीब्यूशन वगैरह रहता है, वो 5 लाख से घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि न्यूनतम जो संख्या वगैरह है
जिसके अंतर्गत ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है, उसको घटा के 300 कर दिया गया है। और अभी इसी के चलते राजस्थान सरकार का प्रमुख लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए। ठीक है, ये सरकार का लक्ष्य है, इसीलिए क्या कि इसकी संख्या वगैरह और उसका कंट्रीब्यूशन कम किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर्स क्विज के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर ने विश्व कप के अंदर विकेट लेने के मामले के अंदर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे पहुंच गई है? ये झूलन गोस्वामी है, जो फास्ट बॉलर है दोस्तों। जो महिला वर्ल्ड कप है उसके अंदर 39 विकेट हासिल किए हैं झूलन गोस्वामी ने, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लिन के की फुलसिटन की बराबरी कर ली है। यानी महिला जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर सर्वाधिक विकेट लेने के मामले के अंदर जो पोजीशन वगैरह है वो प्रथम स्थान पे। ठीक है, अगला, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से दोस्तों? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है, जिसका नाम क्या है भाई? किसको दिया गया? ये भूमिका श्रेष्ठ को दिया गया। भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून कुक योल है उसको देश के नए राष्ट्रपति चुने? ये दोस्तों दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने, जिनका नाम है यून सुक योल। ठीक है, यून सुक योल। ठीक है, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान निम्न में से किसे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आरोसी वर्मा है। उसको 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, जिसका आयोजन कब होगा? मार्च 2022 के अंदर। हाल ही के अंदर किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एस के की श्रीसंत, उसने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। DTH क्या की उसको निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर क्या कि नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत को DTH के द्वारा क्या कि ऋषभ पंत है उसको नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार वगैरह किया गया, एक तरह का क्या कि समझौता वगैरह किया गया है? ये हैं चेतेश्वर पुजारा साहब। जो काउंटी टीम वगैरह सक्सेस है इंग्लैंड के अंदर आयोजित होती है दोस्तों, उसके लिए इनके द्वारा करार किया गया था। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्विज और राजस्थान का करंट अफेयर्स था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए, ठीक है, लगे रहिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।